गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आदर्श हिंदी विद्यालय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको पाठ 3 कंपनी का वार्षिक हिसाब का प्रश्न नंबर 9 समझाने जा रहे हैं। कल हमने उदाहरण नंबर 14 समझाया था, जिसमें आपको यह बताया था कि उदाहरण नंबर 14, प्रश्न नंबर 9 और प्रश्न नंबर 10 यह बहुत ज़रूरी है। इसी टाइप के सवाल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आपको इसके पीछे जो भी दिया है पहले भी बता दिया था कि पक्की तलपट का शीर्षक, उप शीर्षक और मुख्य शीर्षक, ये 3 चीज़ आपको याद करके रखना है, जिससे आप आसानी से सवाल कर सकते हैं। आइए हम अब ये अपने इस प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 आपके स्क्रीन पर आ गया होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि प्रश्न नंबर 9 में क्या है। पहला दिया हुआ है इक्विटी शेयर पूंजी 2,40,000, ऑफिस और बिक्री खर्च 24,000, खरीदी 1 लाख, खरीदी दिया हुआ है 4,26,000, 10% के डिवेंचर 1,20,000, बिक्री दिया है 9,60,000, सॉफ्टवेयर 1,20,000, मजदूरी 24,000, डिवेंचर 12,000, डिवेंचर पर ब्याज 12,000, डिवेंचर 1,20,000। ठीक है, और वेतन दिया है 3 लाख, बैंक और ड्राफ्ट 14,400, जमीन मकान 2,88,000, प्रारंभिक स्टॉक 36,000, प्राप्त बट्टा 15,600, देनदार 1,80,000। ठीक है बच्चों, अब इसमें अन्य जानकारी दिया हुआ है, मतलब समायोजन दिया हुआ है। अंतिम माल का स्टॉक 42,000 है। अब बच्चों देखो, इसमें हमें प्रारंभिक स्टॉक के सामने इसका टिक लगा लेना है 1 नंबर, कि हमें प्रारंभिक स्टॉक पे 1 नंबर दिया हुआ है, समायोजन करना है। लाभ का 50% करवेरा का प्रावधान कीजिए। करवेरा का प्रावधान हमको 50% करना है। अब हमको दिए गए वितरण पर से तारीख 31/3/2017 के दिन पूरे होते वर्ष के लिए कंपनी कानून 2013 की परिशिष्ट 3 के अनुसार वार्षिक हिसाब तैयार कीजिए। हिसाबों से संबंधित प्रविष्टि जरूरी नहीं है। तो आइए बच्चों, अब हम इस प्रकार के सवाल तैयार करते हैं। सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ कि देखो, केयूर लिमिटेड का तारीख 31/3/2017 के दिन का पक्की तलपट, मैंने पक्की तलपट यहाँ पे सवाल नहीं किया है, सिर्फ नमूना फॉर्मेट बना के रखा है, जो कि आपको भी इसी तरह फॉर्मेट बना के रखना है। ठीक है बच्चों, जो मैंने समझाया था कि 2 शीर्षक होते हैं, तो मैंने 2 शीर्षक का नाम लिखा है, इक्विटी और दायित्व। 2 शीर्षक क्या लिखा है? इक्विटी और दायित्व। ठीक है, उसके बाद इक्विटी और दायित्व में 3 मुख्य शीर्षक आते हैं, जिसका नाम शेयर धारकों के भंडोल, बिन चालू दायित्व, चालू दायित्व। देखो बच्चों, मैंने इसको रेड पेन से इसलिए लिखा है, आप एक ही पेन का यूज करना, जिससे कि आप समझ सको कि यह क्या है हमारा शीर्षक। नीचे लिखा है शेयर धारकों के भंडोल, इसके अंदर 2 आते हैं, बिन चालू दायित्व में 3 आते हैं, चालू दायित्व में 4 आते हैं। उसके बाद हम कुल लिखते हैं। उसके बाद हमारी संपत्ति आती है। तो संपत्ति देखो, हमको एक संलग्न नीचे ही बनाते हुए जाना है। परीक्षा में आपको कैसे लिखना है, एक पेज पे लाभानी पत्रक बनाना है, तो दूसरे पेज पे आपको पक्की तलपट बनाना है। बोर्ड छोटा होने के कारण हम इस हिसाब से आपको सवाल समझा रहे हैं। अगर आपको नहीं सवाल समझ में आए तो आप हमारे कांटेक्ट से हमको पूछ सकते हैं। संपत्ति में दिया है 2 संपत्तियां होती हैं, बिन चालू संपत्ति और चालू संपत्ति। ठीक है बच्चों, अब हम लाभानी पत्रक बताने जा रहे हैं। लाभानी पत्रक में क्या दिया है? विवरण, नोट नंबर, रकम, रकम, इनर रकम होता है और आउटर रकम होता है। कामकाज में से उपज बिक्री पहला मैंने बताया। अन्य उपज, इसमें हम प्राप्त बट्टा भी लिख सकते हैं। ठीक है, कुल उपज पहला और दूसरा नंबर को हम जोड़ेंगे तो हमें कुल उपज प्राप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए अब हम सवाल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला लिखा है इक्विटी शेयर पूंजी। तो इक्विटी शेयर पूंजी, इक्विटी शेयर पूंजी कहाँ आता है? ये हमारा क्या है? यह हमारा शेयर धारकों के भंडोल में आता है। शेयर धारकों के भंडोल मतलब शेयर का कोई भी प्रकार का सवाल आएगा तो वह शेयर धारकों के भंडोल में आएगा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे शेयर पूंजी। क्या लिखेंगे? शेयर पूंजी। हम अब यहाँ पे शांति से लिख रहे हैं शेयर पूंजी। कोष्टक में हम लिख देंगे इक्विटी शेयर पूंजी। हम यहाँ पे लिखेंगे इक्विटी शेयर पूंजी। यह हमारा पहला है, सकल तलपट का पहला चीज़ दिया हुआ है। इक्विटी शेयर पूंजी कितना दिया हुआ है हमारा? 2,40,000। इनल कॉलम में हम यहाँ पे लिखेंगे 2,40,000। ठीक है बच्चों,
पहला हो गया। दूसरा दिया है ऑफिस और बिक्री। अब ऑफिस और बिक्री दिया हुआ है यहाँ पर, तो ऑफिस और बिक्री में बच्चों अब हम क्या दूसरा हमारा क्या दिया है, ऑफिस और बिक्री। देखो बच्चों, खर्चों में हम एक साथ लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे कि अभी हम इसको अन्य खर्च के रूप में लिखेंगे। यहाँ पे हम इतना जगह छोड़ के लिख सकते हैं अन्य खर्च। अन्य खर्च, अन्य खर्च में हम क्या लिखेंगे, ऑफिस और बिक्री खर्च, और बिक्री खर्च। ऑफिस और बिक्री खर्च हमारा कितना दिया हुआ है बच्चों, 24,000। कितना दिया हुआ है, 24,000, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 24,000, ठीक है। उसके बाद खरीदी, खरीदी हम सबसे पहले लिखेंगे। खरीदी कितना दिया हुआ है हमारा, 4,26,000, हम यहाँ पे लिख देंगे 4,26,000। उसके बाद 10% के डिवेंचर, 10% के डिवेंचर, 10% के डिवेंचर यहाँ पर दिया हुआ है। तो मैंने पहले ही बताया था 10% के डिवेंचर यह कहाँ पर आएगा, यह बिन चालू दायित्व है। तो बिन चालू दायित्व में हमारा यहाँ पर आएगा, यह क्या है हमारा उपशीर्षक। उपशीर्षक इसका क्या होता है, दीर्घकालीन उधार ली रकम। इसका आप देखेंगे तो दीर्घकालीन बिन चालू दायित्व में दीर्घकालीन उधार ली रकम, यहाँ पे लिखेंगे हम दीर्घकालीन उधार ली रकम। अब हम कोष्टक में लिखेंगे 10% के डिवेंचर, ठीक है। 10% के डिवेंचर कितना दिया हुआ है, 1,20,000, ठीक है बच्चों। अब हमारा तीसरा क्या दिया हुआ है, बिक्री। तो बिक्री तो आपको मालूम है कामकाज में से उपज बिक्री। बिक्री कितना दिया हुआ है हमारा, 9,60,000, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है सॉफ्टवेयर। मैंने आपको समझाया था कि सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर कैसा है, यह अदृश्य संपत्ति है। कैसी संपत्ति है, अदृश्य संपत्ति है। यह कहाँ पर आएगी, सॉफ्टवेयर हमारा अदृश्य संपत्ति होने से स्थायी संपत्ति में आएगी, बिन चालू संपत्ति। यहाँ पे लिखा है ना, बिन चालू संपत्ति में दूसरे नंबर पे आएगा अदृश्य संपत्ति। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे स्थायी संपत्ति आता है। स्थायी संपत्ति में दो संपत्तियाँ होता है। स्थायी संपत्ति में एक चालू संपत्ति होती है, एक होती है स्थिर संपत्ति, और एक होती है दृश्य संपत्ति, और एक होती है अदृश्य संपत्ति। जो सॉफ्टवेयर है यह हमारा अदृश्य संपत्ति है। दूसरा नंबर हम यहाँ लिख सकते हैं अदृश्य संपत्ति में सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कितना दिया हुआ है, सॉफ्टवेयर हमारा 1,20,000, ठीक है बच्चों। अब हमारा क्या दिया हुआ है यहाँ पर, मजदूरी। मजदूरी देखो बच्चों आता है कहाँ, व्यापार खाता में। अगर हम वार्षिक हिसाब तैयार करते हैं तो व्यापार खाता में आता है, इसलिए हम इसको प्रत्यक्ष खर्च बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष खर्च। प्रत्यक्ष खर्च में हम यहाँ पे मजदूरी लिख सकते हैं। मजदूरी, मजदूरी कितना दिया हुआ है हमारा, मजदूरी कितना दिया है हमारा, 24,000। तो हम यहाँ पे 24,000 लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है डिवेंचर बर ब्याज। देखो बच्चों, हम एक चीज़ पहले बताया, 10% के डिवेंचर, अगर हमारा यह गुप्त समायोजन है, अगर हमें डिवेंचर का ब्याज नहीं दिया रहता तब हमको 10% का डिवेंचर का ब्याज निकालना पड़ता। इसलिए हम यहाँ पे दे दिया है, इसलिए हम ब्याज निकालेंगे नहीं। 10% के डिवेंचर का ब्याज, जो भी ब्याज होता है वह वित्तीय लागत होती है। वह क्या होता है, वित्तीय लागत। तो वित्तीय लागत में हम यहाँ पे लिखेंगे तीसरे नंबर पे वित्तीय लागत। वित्तीय लागत में लिखेंगे डिवेंचर पर ब्याज, पर ब्याज। डिवेंचर पर ब्याज कितना दिया हुआ है, 12,000, ठीक है बच्चों। अब हमारा तीसरा क्या दिया है, वेतन। वेतन यह है, वेतन किसके साथ संबंध रखता है, कर्मचारियों से। तो यहाँ पे लिखेंगे कर्मचारियों के लाभ में खर्च। हम यहाँ पे लिखेंगे कर्मचारियों
के लाभ में खर्च, कोष्ठक में वेतन। वेतन कितना दिया हुआ है हमारा? 3 लाख है ना? वेतन 3 लाख 5। ठीक है। अब हमारा क्या दिया हुआ है इसके बाद? जमीन मकान, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट कितना दिया है? 14,400। अब बैंक ओवरड्राफ्ट यह हमारा क्या है? अल्पकालीन उधार ली रकम। यह हमारा चालू दायित्व में आएगा। यहाँ पे लिखेंगे अल्पकालीन, इसका उपशीर्षक होता है अल्पकालीन उधार ली रकम। यहाँ बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट कितना दिया है? 14,400। ठीक है बच्चों। अब दिया है जमीन मकान। जमीन मकान क्या है? हमारा स्थायी संपत्ति है और दृश्य संपत्ति है। हम यहाँ पे लिखेंगे दृश्य संपत्ति, हम यहाँ पे लिखेंगे जमीन मकान। ठीक है। क्या लिखेंगे? जमीन मकान, जमीन मकान। जमीन मकान कितना दिया हुआ है हमारा? 2,28,000। ठीक है बच्चों। इस तरह से यह हमारा यहाँ तक सवाल हुआ। अब सवाल भी पूरा होने वाला है। ठीक है। प्राप्त बट्टा, प्राप्त बट्टा हमारा अन्य उपज के रूप में आता है, इसलिए हमारा कितना दिया हुआ है? 15,600, 15,600। ठीक है बच्चों। अब हमारा क्या दिया हुआ है? देनदार। देनदार हमारा क्या है? यह चालू संपत्ति है। चालू संपत्ति दिया है, इसलिए हम यहाँ पे दूसरे नंबर पे लिखेंगे व्यापारी देना। व्यापारी देना, कोष्ठक में हम लिखेंगे देनदार। अगर लेनदार लिया होता तो व्यापारी लेना लिखा जाता है। कितना दिया हुआ है? 1,80,000। ठीक है बच्चों। अब हमारा समायोजन भी दिया है इसमें। अंतिम माल का स्टॉक, अंतिम माल का स्टॉक दिया है 42,000। जो मैंने आपको प्रारंभिक स्टॉक पे बोला था कि आप लोग इस पे टिक करके रखना, इसको हम लास्ट में करेंगे। तो तैयार माल के स्टॉक में परिवर्तन, हम हेडिंग डालेंगे तैयार माल के स्टॉक में परिवर्तन। तो परिवर्तन में क्या लिखेंगे? प्रारंभिक स्टॉक, प्रारंभिक स्टॉक माइनस अंतिम स्टॉक। तो प्रारंभिक स्टॉक कितना दिया हुआ है हमारा? 36,000। और अंतिम स्टॉक कितना दिया है? 42,000। ठीक है बच्चों। अब हम 36,000 और 42,000 दो चीज़ें दिया है यहाँ पर, तो यहाँ पे लिख दे 36,000 माइनस 42,000। ठीक है। इसमें से माइनस करोगे तो यहाँ पे 6,000 आएगा। किसमें आएगा? माइनस में। माइनस में न लिखकर हम इसको कोष्ठक में लिखते हैं। अगर कोष्ठक में लिखा रहे तो आप समझ जाना कि इसको हमको इसमें से घटाना है या माइनस करना है। ठीक है। तो अब इसका दूसरी असर कहाँ जाएगी? चालू संपत्ति में। चालू संपत्ति में क्या नाम लिखा जाएगा? माल सामग्री। माल सामग्री, माल सामग्री में यहाँ पे लिख देंगे अंतिम स्टॉक। कितना लिखेंगे? 42,000। ठीक है। इस तरह से इसका दो असर हो गया। इस तरह से हमारे सारे सकल तलपट के काम हो गए। अब एक बचा है लाभ का 50% करवेरा प्रावधान करना है। अब हम सबसे पहले लाभ हानि का पत्रक बंद करेंगे। तो लाभ हानि के पत्रक में हम इसको बंद करेंगे तो हमारा कुल खर्च निकल जाएगा। तो कुल खर्च हमारा निकल जाएगा कितना? 9,75,000। कितना निकलेगा? 9,75,000। पहले और दूसरे को जोड़े तो हमारा कुल खर्च निकल गया। जब कुल खर्च निकल गया तो हम अब यहाँ पे क्या निकालेंगे? इसको जोड़ेंगे। तो इन सब को जोड़ने के बाद 6,000 रुपया हमको माइनस करना है, इतना हमको याद रखना है। तो हम पूरा करेंगे तो 7,80,000 आएगा। कितना आएगा जोड़ने पर? 7,80,000। 7,80,000 आ गया।
अब हम क्या लिखेंगे, यह कुल खर्च है, हम यहाँ पे लिखेंगे कुल खर्च। कुल खर्च कितना हुआ हमारा, 7,80,000। ठीक है, अब हम 5वें नंबर पे लिखेंगे चौथा है हमारा करवेरा के पहले का लाभ। क्या आएगा चौथा नंबर, पांचवा हमारा आएगा करवेरा के पहले का लाभ। करवेरा के पहले का लाभ। पहले का लाभ किस में से हम माइनस करते हैं, इसको हम माइनस करते हैं तीसरे में से चौथे को, तीसरे में से चौथे को, तब हमको 5वें का आंसर मिलता है। तीसरा हमारा क्या है, कुल उपज, और चौथा क्या है, कुल खर्च। इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो हमको रकम मिल जाएगी। कितनी रकम मिलेगी, 1,95,600। हमको रकम मिलेगी 1,95,600। अब देखो समायोजन में लिखा है लाभ का 50% करवेरा का प्रावधान करना है। करवेरा हमारा कितना नंबर हो जाता है, 6 नंबर। ठीक है, तो हम 6 नंबर में यहाँ पे लिखेंगे करवेरा का प्रावधान। करवेरा का प्रावधान, करवेरा का प्रावधान 50% करना है। 50% मतलब 1,95,600 का हम 50% करेंगे तो हमारा आएगा कितना, 97,800। कितना आएगा, 97,800। अब हम इसका दूसरा एंट्री हम कहाँ करेंगे, अल्पकालीन प्रावधान। यहाँ पे हम लिख सकते हैं अल्पकालीन प्रावधान। यहाँ पे किस में आएगा, चालू दायित्व में। हम यहाँ पे लिखेंगे अल्पकालीन प्रावधान। हम यहाँ पे कोष्टक में लिखेंगे करवेरा का प्रावधान। ठीक है, कितना है, 97,800। ठीक है, अब हमारा तीसरा क्या, लास्ट का करवेरा के बाद का लाभ। हमारा 7वां नंबर है करवेरा के बाद का लाभ। करवेरा के बाद का लाभ हम कैसे निकालते हैं, हम क्या करते हैं, 5वें में से छठे तल माइनस कर देते हैं। 5वां माइनस छठा, तो हमारा करवेरा के लाभ निकल जाता है। तो 5वां में से छठा माइनस करेंगे तो हमारा भी आंसर भी इतना ही आएगा, 97,800। 97,800 ये हमारा शुद्ध लाभ निकल गया, जिसको हम पक्की तलपट में ले गए। हम यहाँ लिख सकते हैं कि पक्की तलपट में ले गए, पक्की तलपट में ले गए। कितना लिखेंगे, 97,800। क्या लिखेंगे नाम, हम लिखेंगे नाम अनामत और आधिक्य। यहाँ लिखेंगे अनामत और आधिक्य। ठीक है, कोष्टक में हम यहाँ पे लिख देंगे शुद्ध लाभ। यहाँ पे हम शुद्ध लाभ बाकी। ठीक है, ये हमारा हो गया। हम कितना लिखेंगे, 97,800। अब हम क्या बंद करने चलेंगे, अब हम पक्की तलपट बंद करेंगे। ओहो, कुछ बंद करेंगे तो सबसे पहले हम इसको बंद कर रहे हैं। तो हमारा कितना आ रहा है, 9,75,000। कितना आ रहा है, 9,75,000। ठीक है, अब हम इन सब इसको बंद करेंगे पूरा, तो यहाँ पर आएगा हमारा कितना, $2,40,000 और 97,000 कितना आएगा, 3,37,800। हम यहाँ पे लिखेंगे 3,37,800। ये हमारा 3,37,800 आ गया। दूसरा हम यहाँ पे ये 1,20,000 को 1,20,000 में ही यहाँ पे लिखेंगे, 1,20,000। उसके बाद हमारा 14,400 और ये बंद करेंगे, कितना आएगा, 1,12,200। कितना आएगा,
1,12,200। अब इन सब को जोड़ेंगे तो कुल हमारा आएगा 5,70,000। 5,70,000 5,70,000 आ गया। अब हम संपत्तियों को जोड़ेंगे तो चालू संपत्तियां हमारी कितनी आएंगी? 3,48,000। और ये कितना आएगा हमारा? चालू दाय 2,22,000। 2,22,000। अब हम सबको जोड़ देंगे तो हमारा 5,70,000। इस तरह से दोनों का हमारा जोड़ मिल गया, मतलब हमारा सवाल सही है। अगर ये सही है, ये दोनों मिल गए तो हमारा दोनों सवाल क्या हो गया है? सही हो गया है। इस तरह से प्रश्न नंबर 9 हम पूरा कर दिए हैं। अब आपको इस तरह से आपका प्रश्न नंबर 9 पूरा हुआ। अब हमारा लास्ट सवाल इसमें रह जाएगा प्रश्न नंबर 10, जो आपको अगले वीडियो में दिखाएंगे। आप लोग उदाहरण का 14, प्रश्न नंबर 9 और प्रश्न नंबर 10 कर लेंगे तो आपको आसानी से 11 नंबर प्राप्त हो सकता है। ओके, थैंक यू।